नमस्कार साथियों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारतीय सरकार किस तरीके से लोगों पर शासन करेगी और भारतीय संविधान किस तरीके से बनाया गया, शासन के सिद्धांत क्या क्या है और सरकार को भी कुल कितने भागों में बांटा गया है, न्यायपालिका को कितने भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका किस तरीके से काम करती है, कार्यपालिका किस तरीके से काम करती है, इस सभी के बारे में हम भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ते हैं। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि भारत के शासन करने के तरीके के बारे में चर्चा करें। आइए इससे पहले हम इसके कुछ अधिनियमों को जान लेते हैं, यानी कि एक्ट के लिए। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली बार जब शासन करने की बात आती है तब उन्होंने एक तो 1757 में, यानी कि 1757 में प्लासी का युद्ध जीता। किसका? प्लासी। यह युद्ध बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई और इसके साथ ही अंग्रेज़ों ने लगभग बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। अब यहाँ के जो शासक हुआ करते थे उस समय, वह सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों की इच्छा अनुसार ही शासक बने रह सकते थे। जब अंग्रेज़ों का मन होता तब उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता था। यानी कि अब बंगाल पर अप्रत्यक्ष तौर पर एक व्यक्ति को रखा गया शासन करने के लिए, जबकि प्रत्यक्ष तौर पर जो शासन कर रही थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि शासक की भूमिका में नहीं थी, लेकिन वास्तविक शासन उसी के हाथों में था। धीरे धीरे व्यापक बदलाव शुरू हुआ और वर्ष 1764 में एक युद्ध होता है जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर। बक्सर बिहार में है। यहाँ पर वर्ष 1764 में एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के शासक शुजाउद्दौला और बंगाल का शासक मीर कासिम तीनों साथ साथ लड़े, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने बक्सर के मैदान में इन तीनों को हरा दिया और विजय हुई ब्रिटिश सेनापति हेक्टर मुनरो की। अब हारा कौन है? मुगल सम्राट। और मुगल सम्राट उस समय पूरे भारत का शासक था। यानी कि ब्रिटेन के लोगों ने पूरे भारत को जीत लिया और जब भारत को जीत लिया तब शासन करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश लोगों की थी। किसकी थी? ब्रिटिश लोगों की। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के संसद ने एक अधिनियम पारित किया। कहाँ की संसद ने? ब्रिटिश की। एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि 1773। यह रेगुलेटिंग एक्ट बस वर्ष 1773 में जारी किया गया। इस अधिनियम के बात करें तो इसके तहत सबसे पहले जो कदम उठाया गया वह था ब्रिटेन की कंपनी पर प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण भी पाया जाए, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को जीत चुकी थी। तब स्थिति थी कि सरकार भी अब कुछ दखलंदाजी करे। इसी तरीके से कहा जाए तो इस एक्ट ने कंपनी के लिए भी एक केंद्रीय प्रशासन का कार्य किया। किसका किया? केंद्रीय प्रशासन का कार्य किया। इसके बाद इसमें जो मुख्य पॉइंट दिए गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ब्रिटिश के लोग जो थे, यानी कि ब्रिटिश काल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोग आए थे वह क्या थे? मुंबई, यानी कि बॉम्बे, मद्रास और बंगाल को जीत चुके थे। किसको? बंगाल को। लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर शुरू हुआ? बंगाल में। और सबसे ज़्यादा कंपनी को मुनाफा भी बंगाल से
मिलना शुरू हुआ। तो जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर होगा तो उसी की इनकम बढ़ा दी जाएगी, यानी कि उसका कद भी बढ़ा दिया जाएगा। तब बंगाल का जो गवर्नर हुआ उसके लिए बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तब प्रश्न बनता है, क्या 1773 का अधिनियम किस व्यक्ति के कार्यकाल में आया? तो किसके काल में आया? वारेन हेस्टिंग्स के। इसी के साथ क्योंकि लोगों को अब हमने एक नींव डाल दी है शासन करने की, तब जरूरत थी न्याय व्यवस्था की भी। किसकी? न्याय व्यवस्था की। और अब हम न्याय लोगों को कैसा देंगे? ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से। और ब्रिटिश पद्धति के हिसाब से जब हम न्याय देंगे तब हम उसी के अनुसार न्यायालय की स्थापना करेंगे। जबकि इससे पूर्व जो न्याय दिया जाता था वो देते थे मुगल लोग, और यहाँ पर न्याय का कार्य काजी लोग किया करते थे। लेकिन अब भारत में न्याय देने की जिम्मेदारी उच्चतम न्यायालय के पास थी, यानी कि एक न्यायालय की स्थापना की गई जिसका नाम है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की स्थापना बंगाल के कलकत्ता शहर में की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। जब इसकी स्थापना की गई थी उस समय इसमें कुल 4 न्यायाधीश थे। कितने न्यायाधीश थे? 4। जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। क्या नाम था? एलिजा इम्पे। जबकि यहाँ पर 3 और अन्य न्यायाधीश थे जिसमें एक का नाम है चैम्बर्स। क्या नाम है? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। ये 3 लोग इसमें न्यायाधीश थे। कौन कौन? चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट। जबकि मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। अब कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ आए थे वह निजी व्यापार भी नहीं कर सकते थे। पहले कंपनी के जब साथ थे तब 2 तरीके से इसके कर्मचारी काम करते थे। एक तो वह स्वयं का व्यापार करते थे, जबकि द्वितीय वह कंपनी के साथ व्यापार करते थे। इसी दौरान क्योंकि कंपनी के लोग जब भारत में आए हुए थे तब उन्होंने भारतीय लोगों से रिश्वत लेना भी शुरू कर दिया था। इस एक्ट के थ्रू, यानी कि इस अधिनियम के साथ ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह रोक लगा दी कि कोई भी व्यक्ति अब निजी व्यापार नहीं कर सकता अगर वह कंपनी के साथ आया है तब। साथ ही भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया था। कारण क्या था कि यह लोग जो भारत आए थे ये ब्रिटेन में जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करने लगे, क्योंकि भारतीयों से रिश्वत मिल रही थी और उपहार मिल रहा था। यानी कि इन लोगों पर अचानक से काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया। और ये कहाँ से मिल रहा था? भारत से। तब रिश्वत लेना और उपहार लेने की दोनों की रोक लगा दी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में। किस अधिनियम के द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब एक एक्ट आता है जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। यह एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आया। किसके समय? वारेन हेस्टिंग्स के समय। इस एक्ट के द्वारा कोई व्यापक बदलाव नहीं किए गए, बस 2-3 चीज़ें ही हैं। एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थीं उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया। जबकि बंगाल इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का भी अधिकार दे दिया गया। यानी कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए उड़ीसा और बिहार में नियम कानून बनाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी वह अब नियम कानून बना सकता था। दोस्तों, यह भी अधिनियम जो आया वो आया वारेन हेस्टिंग्स के समय। इसके बाद भारत में एक और अधिनियम आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। यह भी पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय ही आया। किसके? वारेन हेस्टिंग्स के समय।
इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की नींव पड़ी। किसकी पड़ी? दोहरे प्रशासन की नींव। जैसे एक था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये क्या था? जो कंपनी के लोग हैं वो क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होंगे और व्यापारिक मामलों को देखेंगे। क्या करेंगे? व्यापारिक मामलों को देखेंगे। जबकि एक होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये क्या करेगा? भारत में राजनीतिक मामलों को देखेगा। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे देखेंगे? व्यापारिक मामलों के लिए, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए कौन है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और ये दोनों रिपोर्ट किसे करेंगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को। और वह किसे रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश क्राउन को या महारानी को। सिर्फ इसमें यही था। उसके बाद वर्ष 1793 का एक अधिनियम आता है जिसे चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं, यानी कि चार्टर अधिनियम। अब क्या हुआ? जो हमारे पिछले वाले में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो लोग हैं उनके लिए वेतन देने की बात जो कही गई वो कही गई भारतीय राजस्व से। यानी कि ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर शासन कर रहा है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सदस्य है, तब क्या होगा? उसे वेतन कहाँ से मिलेगा? भारतीय राजस्व। यानी कि जो कुछ राजस्व यहाँ से कमाया जाएगा उसमें से वेतन दिया जाएगा ब्रिटेन के कर्मचारियों को। ये कौन से एक्ट में बात कही गई थी? 1793 के अधिनियम के अनुसार, यानी कि चार्टर अधिनियम के अनुसार। दोस्तों, आज हम एक और एक्ट के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जिसका नाम है 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, 1813 का चार्टर अधिनियम की बात करें तो यह ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। कौन थे? लॉर्ड मिंटो। ये अधिनियम लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय आया। किसके? प्रथम, क्योंकि मिंटो से लॉर्ड मिंटो द्वितीय भी हुए हैं। तो पूछा जाए 1813 को चार्टर अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में आया? लॉर्ड मिंटो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मिंटो के काल में। इस अधिनियम के द्वारा कुछ व्यापक बदलाव किए गए थे। एक तो था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है वह 20 वर्ष के लिए कार्य और कर सकती है। कितने दिनों के लिए? 20 वर्ष के लिए। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार पत्र था वह भारत में 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। जबकि कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। मतलब साफ था, एकाधिकार से अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं बल्कि और भी चीज़ें भारत में व्यापार कर सकती हैं। यानी कि और भी कंपनी जो भी आएंगी और लोग आएंगे वो भी भारत में व्यापार कर सकते हैं। दूसरा था कि चीन के साथ व्यापार। हमारा पड़ोसी देश है चीन, लेकिन चीन की नीयत भारत के प्रति थोड़ी सी खराब रहती है और वो पड़ोसियों की होती भी है। तो चीन की बात करें तो चीन के साथ व्यापार करने और पूर्वी देशों के साथ चाय के साथ व्यापार करने का ब्रिटिश कंपनी को एकाधिकार बना रहा। ब्रिटिश कौन सी कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस एकाधिकार के द्वारा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ने 20 वर्षों तक कार्य किया। चाय के साथ क्यों कहा गया था? चाय के साथ क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसी समय कुछ चाय के बागान लगाए गए थे और जब चाय के बागान लगाए गए हैं तब उन्हें व्यापार करने का अधिकार भी कंपनी को मिलना तय था। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम इससे आगे के अधिनियमों के बारे में जानेंगे। कल हम पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम। कौन सा? 1833 का अधिनियम। अगर हम उस अधिनियम की बात करें 1833 का, तो वह लॉर्ड बिंटेक के समय आया था। किसके? लॉर्ड विलियम बिंटेक। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।